हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक्स के लिए, जैसे कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसके अंदर हम देखेंगे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालते कैसे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझो। एक चीज़ और कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स में जाने से पहले हम इसके अंदर और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे ताकि नॉलेज थोड़ी सी बूस्ट हो, ठीक है। तो इसके अंदर हम बहुत सारे टॉपिक में देखेंगे कि क्या क्या हमें कंपाउंड देखने को मिलेंगे। सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स में ही हमें इस पर फोकस नहीं करना, मेनली बहुत सारे टॉपिक हमें सीखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए सीखते हैं। जैसे कि हमें कोई भी दो कंपाउंड दे दिए जाएंगे और इसमें पूछता है एग्जाम में भी कि ये दो कंपाउंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं, सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है नहीं है, या फिर आइडेंटिकल है, इनेंशियोमर है, डायस्टीरियोमर्स है, क्या है। तो इसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करना है कि कोई भी अगर हमें दो कंपाउंड दिए तो उसके अंदर हमें देखना है कि वे दोनों कंपाउंड सुपर इंपोज हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। अभी बताएंगे सुपर इंपोजिबल का मतलब भी, लेकिन पहले ध्यान कितना रखना है कि वे सुपर इंपोजिबल है या नहीं है। ये सबसे पहले हमारे चेक करने का काम है। जैसे कि हमें दो कंपाउंड दिए होंगे तो उसके अंदर वो दोनों कंपाउंड ए और बी सुपर इंपोजिबल हो भी सकते हैं और सुपर इंपोजिबल नहीं भी हो सकते हैं। तो जो होंगे उनको हम बोलते हैं कि वे दोनों कंपाउंड क्या होंगे, आइडेंटिकल। ऐसे ही अगर वे दोनों कंपाउंड सुपर इंपोज नहीं हो पा रहे हैं तब हम उसको नाम देंगे कि वे दोनों नॉन सुपर इंपोजिबल हैं, नॉन सुपर इंपोजिबल, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन कब है कि सुपर इंपोजिबल इमेज होंगी या नहीं होंगी, तो उसको देखने के लिए चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमें एग्जांपल है, ये हमें एग्जांपल दिया CH3 CHOH और ये CHO, CH3 CHOH और यहाँ पर CHO। पूछ लिया कि ये दो कंपाउंड दिए हुए हैं ए और बी, ये क्या होंगे, ठीक है। तो सुपर इंपोजिबल कब होंगे, सुपर इंपोजिबल का मतलब है जैसे कि अगर हम इस कंपाउंड को इसके ऊपर रख कर देखें, तो हमने इसको इसके ऊपर रख कर देखा तो CH3 के ऊपर कौन आ जाएगा, CH3। इस कार्बन के ऊपर कौन आएगा, कार्बन। हाइड्रोजन के एग्जैक्ट ऊपर कौन आएगा, हाइड्रोजन। OH के ऊपर क्या आएगा, OH। ऐसे ही CHO के ऊपर कौन आ जाएगा, CHO। तो इसका मतलब ये जो इमेज है या फिर दोनों कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड क्या है, सुपर इंपोज हो पा रहे हैं, ठीक है। अब नॉन सुपर इंपोज का मतलब क्या है, नॉन सुपर इंपोज का मतलब, नॉन सुपर इंपोज में क्या होगा, जैसे कि हमें दो कंपाउंड दिए होंगे कार्बन, सेम कंपाउंड हम लेते हैं CHO। ऐसे ही हमने इधर लिया CH3 OH, यहाँ पर H और यहाँ पर CHO। तो ये दोनों कंपाउंड सुपर इंपोज है नहीं है, तो पहले चेक करते हैं। देखो इस कंपाउंड को अगर मैं इसके ऊपर रखकर देखूं तो क्या दिखाई दे रहा है कि CH3 के ऊपर आ जाएगा परफेक्टली, कार्बन के ऊपर आ जाएगा, CHO के ऊपर। लेकिन जब मैं इसको कंपाउंड को उठा के इसके ऊपर रख रहा हूँगा तो ये OH किसके ऊपर आएगा, H के ऊपर, और इसका OH इसके H के ऊपर आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों इमेज या फिर दोनों कंपाउंड सुपर इंपोज नहीं है, क्या है, नॉन सुपर इंपोजिबल है, ठीक है। तो सुपर इंपोज का मतलब है जैसे कि हमें दो इमेज दे दी या कोई भी दो तस्वीर दे दी, कुछ भी दे दिया हमें, तो उसको हमें ओवरलैप करके देखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे दोनों हाथ, कि ये सुपर इंपोज है या नहीं है। तो अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो ये हमारा हाथ अगर हम इसके ऊपर रखें तो ये हमारे जो अंगूठे हैं क्या है, एक दूसरे के ऊपर आ पाए, नहीं आ पाए। तो इसका मतलब ये हमारे हाथ क्या है, नॉन सुपर इंपोज। तो कोई भी दो कंपाउंड नॉन सुपर इंपोजिबल कब होंगे, जब हम उसको एक दूसरे के ऊपर रखकर देखेंगे और अगर वे परफेक्टली एक दूसरे के ऊपर ना दिखाई दें, यानी उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखाई देगा, तो तब हम उसको कहेंगे कि वो नॉन सुपर इंपोजिबल है। और अगर एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद वे हमें सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, यानी सुपर इंपोज हो पा रहे हैं, तब हम उसको क्या कहेंगे कि वो आइडेंटिकल है। तो पहले वाले दो कंपाउंड हमें क्या दिखाई दिए कि ये दोनों कंपाउंड क्या है, आइडेंटिकल, लेकिन ये हमारे क्या है, नॉन सुपर इंपोजिबल, ठीक है। अब नॉन सुपर इंपोजिबल भी दो टाइप के हो सकते हैं, मतलब नॉन सुपर इंपोजिबल हमने चेक कर लिया, उसके अंदर हम क्या देखेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कनेक्टिविटी।
कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी में हम जाएंगे। अगर उन नॉन सुपर इम्पोजिबल में कनेक्टिविटी सेम हो सकती है या फिर डिफरेंट हो सकती है, कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो अगर दोनों की कनेक्टिविटी, सभी एटम की कनेक्टिविटी क्या रही, सेम, यानी दो हमें कंपाउंड दिए जाएंगे, उसमें हम चेक करेंगे एटम टू एटम कनेक्टिविटी अगर बदल रही है या नहीं बदल रही है। अगर एटम टू एटम कनेक्टिविटी हमारी सेम है तब हम उनको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। और अगर एटम टू एटम कनेक्टिविटी दोनों कंपाउंड में डिफरेंट हो, यानी बदल जाए, एटम टू एटम कनेक्टिविटी क्या हो जाए, बदल जाए, तब हम उसको नाम क्या देंगे कि वे हमारे क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में हम कौन कौन से पढ़ते हैं, जैसे कि फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स, पोजिशनल आइसोमर्स। तो दो कंपाउंड दे दिए जाएंगे, पूछेगा कि पोजिशनल आइसोमर्स है नहीं है, फंक्शनल आइसोमर्स है नहीं है, तो वहां पर एटम टू एटम कनेक्टिविटी बदलती है। लेकिन अगर एटम टू एटम कनेक्टिविटी ना बदले तब, यानी सेम रहे, तब हम किसकी कैटेगरी में पढ़ते हैं उसको, स्टीरियो आइसोमर्स या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं उसको। ठीक है। अब स्टीरियो आइसोमर्स में भी क्या हो सकती हैं, इनेंशियोमर्स। इसमें भी हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, इनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स। ठीक है। इनेंशियोमर्स में हम जनरली पढ़ते हैं आर और एस कॉन्फ़िगरेशन, और डायस्टीरियोमर्स में हम पढ़ते हैं ई या फिर जेड, ई जेड सिस्टम। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, आर एस और ई जेड, यही हम बात करते हैं ज्यादा करके। ठीक है। चलो, तो यहाँ से हम समझते हैं कि कोई भी इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल हुई तो कनेक्टिविटी सेम है या नहीं है या फिर डिफरेंट है, तो उसके अंदर स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। उसके एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया कि एटम टू एटम कनेक्टिविटी चेक करेंगे, तो एटम टू एटम कनेक्टिविटी का मतलब क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल CH3 कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर OH हो, CH2H और यहाँ पर CH3, ऐसे ही यहाँ पर CH3 CH CH2 और यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या जोड़ दो, OH। तो इन दोनों के अंदर क्या मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है? हाँ, मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। कैसे है, देखिए कितने कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 तो 6, 3 9 और 1 10 ही हाइड्रोजन है। और इसके अंदर भी 4 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10। ऑक्सीजन दोनों में एक ही है। ठीक है। अब इसके अंदर दोनों का फॉर्मूला क्या बन पा रहा है, C4H10O। इसका भी फॉर्मूला क्या बन पा रहा है, C4H10O। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, क्या ये सुपर इंपोज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नॉन सुपर इंपोजिबल है और इसके अंदर एटम टू एटम कनेक्टिविटी डिफरेंट है। कैसे है, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन की अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 कार्बन, 1 2 3 और 4 कार्बन। तो इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन की जो एटम टू एटम कनेक्टिविटी है वो सेकंड कार्बन से है, और इसके अंदर एटम टू एटम कनेक्टिविटी किससे है, फर्स्ट कार्बन से है। तो इसका मतलब ये नॉन सुपर इंपोजिबल है, कनेक्टिविटी एटम टू एटम इनकी क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये किसके कैटेगरी में जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में भी कौन सी कैटेगरी है, क्योंकि इसके अंदर OH की पोजीशन क्या हो पा रही है, डिफरेंट पोजीशन बदल रही है सेकंड कार्बन पर और यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर। तो इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड क्या होंगे, हमारे पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है। अब इसी तरीके से ही अगर एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम है तो हम उसको स्टीरियो आइसोमर्स कैसे बोल रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल से समझो। अदर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड दिया CH3COH, ग्लिसरॉल्डिहाइड अभी हमने एग्जांपल लिया था, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है। इसके अंदर ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या होगा, CH2OH, यहाँ पर CH2OH, कार्बन H
OH और यहाँ पर CHO। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि ये देखना है कि ये सुपर इम्पोज है नहीं है। क्या ये सुपर इम्पोज है एक दूसरे के ऊपर? रख कर देख लो, नहीं है, क्योंकि इसके अंदर OH H को ओवरलैप करेगा और OH H के ऊपर आएगा। तो इसका मतलब ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। एटम टू एटम कनेक्टिविटी चेक करते हैं। एटम टू एटम कनेक्टिविटी में अगर हम देखें तो सभी की एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम है। इस कार्बन से OH अटैच है, एक तरफ H अटैच है। इस कार्बन में भी एटम टू एटम कनेक्टिविटी कार्बन के साथ OH और H है। ये तो सिमिलर ग्रुप है ही यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब इन कंपाउंड में एटम टू एटम कनेक्टिविटी क्या है? सेम है, ठीक है। तो अगर एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम है तो इसका मतलब ये क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स है। अब ये इनेंशियोमर है या फिर डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। ये कैसे देखते हैं? तो स्टीरियो आइसोमर्स में इनेंशियोमर चेक करने के लिए, इनेंशियोमर का मतलब है नॉन सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए, साथ साथ मिरर इमेज होने चाहिए एक दूसरे के। कैसे देखेंगे? अब इनके सामने एक मिरर रख के देख लो। जैसे हमने इसके सामने एक मिरर रखा तो हमको क्या दिखाई दिया? क्या दिख रहा है? इसके अंदर हमको साफ दिख रहा है कि हम इसके सामने मिरर जैसे ही रखते हैं तो मिरर रखने पर ये नॉन सुपर इम्पोज भी है, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर पा रही है, यानी एक दूसरे के ऊपर रखकर हम देख रहे हैं तो एक क्या हो रही है? नॉन सुपर इम्पोज हो पा रही है। साथ ही साथ क्या ये मिरर इमेज है एक दूसरे की? हाँ है। अगर हम इसी कंपाउंड के सामने एक मिरर रख दें तो इस OH, ये OH मिरर में कैसा दिखाई देगा? इस कार्बन से अटैच लेफ्ट साइड, इसमें राइट साइड। जैसे हम देखते हैं ना मिरर में एक्सिस सेम होती है, बस साइडें पलट जाती हैं। लेटरल इन्वर्जन पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो उसमें भी टर्म है ये, ठीक है। यानी साइडों का बदलना ही मिरर इमेज होती है उसकी। ऐसे ही जब हम इसके सामने मिरर रख रहे हैं तो इसके अक्स, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस सेम रहेगी। तो CH2OH कार्बन और CHO ये सेम है, लेकिन ये OH कहाँ दिखाई देगा मिरर इमेज में? इसकी लेफ्ट साइड, और ये क्या दिखाई देगा? राइट साइड। तो नॉन सुपर इम्पोज है और मिरर इमेज है, तो इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड क्या है? हमारे इनेंशियोमर्स हैं, इनेंशियोमर्स, ठीक है। और दूसरे क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर्स, EZ। अब इसके अंदर भी हम बहुत सारे नियम पढ़ते हैं, CIP रूल, R और S सिस्टम निकालने के लिए कि कौन सा सिस्टम R होगा, कौन सा S होगा। तो उसकी एक अलग से वीडियो देंगे कि RS कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है कि ये दोनों इमेज जो है क्या है? इनेंशियोमर्स हैं एक दूसरे की, या नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है? क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। कंपाउंड दे देगा और पूछेगा कि इसके नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालिए। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, उसको ध्यान में रखेंगे और फिर उसके बाद हम किस पर जाएंगे? नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। कुछ PYQs भी करेंगे, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है कॉम्पिटिटिव में। और उसके बाद चलो देखते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स निकालते हैं। देखिए, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स निकालने के लिए यहीं से ही देखते हैं, यहाँ से। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करने से पहले हम जो कंपाउंड को देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कंपाउंड सिमेट्रिकल है या फिर एसिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल चेक करेंगे। तो सिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला अलग लगेगा और अनसिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला अलग लगेगा। अनसिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल के अंदर अगर हमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला सिंपल है 2 की पावर n। 2 की पावर n में n का मतलब क्या है? n यहां पर है नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर, ठीक है। और या फिर कायरल कार्बन भी हम इसके अंदर जनरली काउंट करते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट टर्म है। कायरल कार्बन
सभी कायरल कार्बन स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं, लेकिन सभी स्टीरियोजेनिक सेंटर को हम कायरल कार्बन नहीं बोलते, इसमें भी डिफरेंस है। ठीक है, चलिए पहले इसी को ही समझ लेते हैं कि स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब क्या है, उसके बाद फिर हम जाएंगे कि अनसिमेट्रिकल में कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर निकालने के लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे कि एग्जांपल है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पर जुड़ा है एक कोई ग्रुप Z और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कोई भी Y जुड़ा है और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि EZ सिस्टम में अगर हम प्रायोरिटी दें, सपोज ये फर्स्ट प्रायर ग्रुप है, ये सेकंड प्रायर ग्रुप है, ये भी फर्स्ट प्रायर ग्रुप है और ये भी सेकंड प्रायर ग्रुप है, तो अगर CIP रूल से दोनों सिमिलर प्रायर ग्रुप अगर सेम साइड दिखाई दें, सेम साइड, तब हम उसको बोलते हैं कि ये Z फॉर्म है। दो फॉर्म पढ़ते हैं ना हम, E और Z फॉर्म, तो CIP रूल से हम इसको काउंट करते हैं या निकालते हैं। तो ये कौन सी हमारी Z फॉर्म, तो ये क्या है स्टीरियोजेनिक सेंटर। यानी स्टीरियोजेनिक सेंटर का बेसिकली मतलब ये है कि जिसके अराउंड हम स्टीरियो आइसोमर्स देख रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है, और अलग से एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि CH3 कार्बन OH H और यहाँ पर CHO। स्टीरियोजेनिक सेंटर जैसे कि यहाँ पर कार्बन है, इस कार्बन के अराउंड ये ऑप्टिकल आइसोमर्स का एग्जांपल है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में हम देखते हैं। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर में ये कार्बन क्या है हमारा कायरल कार्बन है। तो इस कायरल कार्बन में चारों ग्रुप क्या है डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये कायरल कार्बन स्टीरियोजेनिक सेंटर में आएगा, क्योंकि हम इसी के अराउंड ही हम क्या निकालते हैं कि ये इनेंशियोमर बनेगी, इसकी दूसरी मतलब दूसरा कंपाउंड जो बनेगा वो सुपर इम्पोज होगा नहीं होगा, या फिर आइडेंटिकल होगा, इनेंशियोमर होगा, डायस्टीरियोमर्स होगा, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ समझ रहे हैं कि चारों डिफरेंट ग्रुप हैं, तो इसका मतलब ये कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन हमारे स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है। तो कायरल कार्बन कितने हैं यहाँ पर एक, और स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कितने हैं यहाँ पर एक, क्योंकि इसी के ही अराउंड स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर ये होता है Z फॉर्म या फिर E फॉर्म, ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर ही है और ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर ही है। तो कायरल कार्बन जितने भी होंगे वे सारे के सारे स्टीरियोजेनिक सेंटर में आएंगे, लेकिन सभी कायरल का जो हमारे स्टीरियोजेनिक सेंटर होंगे सभी, हम उसको क्या नहीं बोल सकते कि वो सभी कायरल कार्बन होंगे या नहीं होंगे। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर हमारी Z फॉर्म का कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी है, लेकिन ये कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, तो हम इस तरीके से देखेंगे, फॉर एग्जांपल से समझेंगे। हमें यहाँ पर सिर्फ स्टीरियोजेनिक सेंटर निकालना है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें Z फॉर्म और इनेंशियोमर डायस्टीरियोमर्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम सिर्फ इतना ही समझते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर में डिफरेंस और कायरल कार्बन में समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर सिमेट्रिकल के लिए कंडीशन क्या है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर इवन भी हो सकते हैं और क्या भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। अगर सिमेट्रिकल, यही कंडीशन में उठा रहा हूं यहाँ पर, तो सिमेट्रिकल के अंदर अगर हमारा कंपाउंड क्या है सिमेट्रिकल में अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर हमारे क्या हुए ऑड, तो क्या फार्मूला लगेगा, और अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या रहे इवन, तब क्या फार्मूला लगेगा। तो अगर n ऑड रहा तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पर क्या रहेंगे 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2। इसके अंदर ये वाला पार्ट रहेगा ऑप्टिकली एक्टिव और ये वाला पार्ट रहेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, या फिर हम इसको क्या भी बोल देंगे कि ये मीजोफॉर्म है, मीजोफॉर्म की भी बात करेंगे। और अगर n इवन रहा, n अगर हमारा क्या रहा इवन, तो इसमें स्टीरियो आइसोमर्स टोटल कितने बनेंगे 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। ये वाला पार्ट जो होगा वो किसको दिखाएगा कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये वाला पार्ट क्या दिखाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने रहेंगे 2 की पावर n माइनस 1 और ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने रहेंगे 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1 अगर n इवन है तो। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो हमको देखना पड़ेगा। तो इसको अप्लाई करने के लिए कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल
हमें अगर दे जाए PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है बहुत सारे एग्जाम का, CH3 CHOH CHOH CH3, तो इसके अंदर पूछ ले कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट कीजिए। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछ रहा है तो इसका मतलब वो नॉन सुपर इम्पोजिबल भी होंगी, एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम भी रही होगी, ठीक है, तभी वो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछ रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालने के लिए हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर इसके अंदर क्या होंगे, देखो ये कार्बन कायरल कार्बन है तो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये कार्बन भी क्या है कायरल कार्बन है तो 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हुए यहाँ पर टोटल 2, ठीक है। क्या ये कंपाउंड जो हमें दिया है ये कंपाउंड हमारा सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है, चेक कर लो। कैसे देखेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये देखो ये OH इसको परफेक्टली क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये CH3 इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये कंपाउंड दोनों साइड से क्या है सेम है, तो इसका मतलब ये क्या है सिमेट्रिकल, ठीक है। तो सिमेट्रिकल चेक करने का तरीका है कि यहाँ से इसको बीच में से काट के देख लो, अगर वो सेम दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो क्या है सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है सिमेट्रिकल है। और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि n की वैल्यू क्या है E1। तो E1 के लिए स्टीरियो आइसोमर्स कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितना आएंगे, n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 -1, तो 2 में से 2 -1 1 2 प्लस 2 1 -1 2 की पावर 0 मतलब 1, तो 2 + 1 = 3। तो इसका मतलब इस कंपाउंड में टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे 3, ठीक है। अब इन स्टीरियो आइसोमर्स में अगर वो पूछ ले कि ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट। तो 2 की पावर n-1 वाला पार्ट कितना है हमारा ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसके अंदर 2 तो हमारे क्या रहे होंगे ऑप्टिकली एक्टिव, और एक क्या होगा इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे 3, 2 ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे और एक क्या रहेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। और समझते हैं, देखिए और एग्जांपल से, इसी के जैसा ही एग्जांपल है सेम, काफी पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड स्ट्रक्चर क्या है देखिए, COOH CHOH CHOH COOH, ठीक है, ये एग्जांपल है। तो कितने स्टीरियो आइसोमर्स इसके बन सकते हैं ये कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर स्टीरियोजेनिक सेंटर, एक कायरल कार्बन ये रहा, एक कायरल कार्बन ये रहा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने बने, n = 2। तो स्टीरियो आइसोमर्स और सिमेट्रिकल भी है, दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसको डिवाइड करके देख लो, ये वाला हाफ पार्ट ये वाला हाफ पार्ट इसको रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1 = ये वाला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। तो 2 की पावर 2 - 1 प्लस 2 की पावर 1 -1, तो 2 + 1 = 3। चलिए इसको देखते हैं कि मतलब क्या है कि ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन से पार्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बनाकर देखते हैं टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 3 बन कैसे रहे हैं, ठीक है। टार्टरिक एसिड की डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए क्या हो सकता है कि टार्टरिक एसिड में COOH इस कार्बन से जुड़ा हुआ CHOH, ऐसा हो सकता है कि HOH कार्बन HOH COOH, ऐसा हो सकता है कि एक तरफ HOH इधर OH रहा हो, इधर H रहा हो COOH। ऐसे ही तीसरा क्या बन सकता है, तीसरा क्या बनेगा COOH CHOH इधर OH, यहाँ पर क्या रहेगा
और यहाँ पर COOH। ये टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकती हैं, 3 ही बनेंगी टोटल, ठीक है। अब इसके अंदर हम चेक, जिसके अंदर हो, और हाँ एक बात और ध्यान रखनी है, स्टीरियो आइसोमर्स देख रहे हैं हम यहाँ पर, तो स्टीरियो आइसोमर्स में हमें एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम ही रखनी है, बस हमें OH और H को डिफरेंट करना है, यानी उनकी स्पेस में अरेंजमेंट चेंज करना है। जैसे कि स्पेस में हमने अरेंजमेंट क्या किया कि यहाँ पर दोनों H सेम साइड रखे, यहाँ पर H और OH रखे, इसी में ही हमने H और OH को अपोजिट साइड रख सकते हैं बदल कर इनके कंपेयर में। जहाँ पर H था वहाँ पर हमने OH रख दिया, जहाँ पर इसमें H था इसमें यहाँ पर हमने क्या रख दिया, OH रख दिया। तो यही 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकती हैं। अब इनके अंदर से ऑप्टिकली एक्टिव कौन सी होंगी और ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सी होंगी, तो ऑप्टिकली एक्टिव देखने के लिए हम चेक करते हैं सिमेट्रीज, कौन कौन सी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पर देखें प्लेन, अगर हम यहाँ पर एक प्लेन डाल दें, तो हमें को क्या दिखाई देगा कि ये H इस H को रिफ्लेक्ट कर देगा, ये COOH को रिफ्लेक्ट कर देगा और OH को रिफ्लेक्ट करेगा। तो क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर क्या आ रही है, इसके अंदर आ रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसका मतलब इस वाले कंपाउंड, ये जो टार्ट्रिक एसिड का आइसोमर है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसका मतलब ये कंपाउंड हमारा क्या रहा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो कि हमने बताया भी था कि ये वाला पार्ट क्या रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये वाला पार्ट क्या रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव 1 कौन सा था, तो टार्ट्रिक एसिड का ये वाला पार्ट क्या था, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिमिलरली इनके अंदर चेक करो, अगर हम इनको देखें, क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये कंपाउंड क्या रहा होगा हमारा, ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव में ये रहा ऑप्टिकली एक्टिव, तो कायरल कार्बन है इसके अंदर, सभी के अंदर कायरल कार्बन 2-2 ही हैं, तो ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव रहा होगा। और ऐसे ही क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है, तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये H OH को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, OH H को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ पर HH होते तब वो इसको रिफ्लेक्ट करता। COOH तो कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा कंपाउंड हम इसको हाफ पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये कंपाउंड भी हमारा क्या रहा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। हमने बताया था कि स्टीरियो आइसोमर्स में अगर मिरर इमेज है तो इसका मतलब वो क्या रहे होंगे, इनेंशियोमर्स। चेक करो, ये 2 कंपाउंड हमारे कौन से हैं, ऑप्टिकली एक्टिव वाले पार्ट, तो ये 2 हमारे क्या रहे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव में भी अगर इन दोनों में रिलेशन देखा जाए तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, इनके सामने एक मिरर रखकर देख लेते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, परफेक्टली मिरर इमेज दिखाई दे रही होंगी। देखिए COOH के सामने COOH है, इस कार्बन में ये H मिरर इमेज में लेफ्ट साइड दिखाई देगा, इसमें ये वाला OH किस साइड दिखाई देगा, लेफ्ट साइड दिखाई देगा। और यहाँ पर इस कार्बन में जो लेफ्ट वाला OH है वो कहाँ दिखाई दे रहा है, राइट साइड, और लेफ्ट वाला H कहाँ दिखाई दे रहा है, राइट साइड। तो COOH को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज भी हैं, नॉन सुपर इम्पोज भी कर रही हैं। नॉन सुपर इम्पोज का भी मतलब बताया था कि ये दोनों का इस पूरी कंपाउंड को इसके ऊपर रखकर देख लेते हैं, क्या ये OH अगर इसके ऊपर हम रखें तो क्या होगी, ये नॉन सुपर इम्पोज हो जाएगी और एक दूसरे की मिरर इमेज भी है। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के अंदर रिलेशन क्या है कि ये दोनों कंपाउंड क्या रहेंगे, इनेंशियोमर्स। तो हम इनको क्या बोलेंगे कि ये इनेंशियोमर्स हैं, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं कि अनसिमेट्रिकल में कौन कौन से आ सकते हैं, ठीक है। या फिर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि n बराबर ओड का कंडीशन के लिए। तो n बराबर ओड की कंडीशन के लिए अगर हम n ओड लेंगे तो क्या होगा, n ओड हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 होंगे एक कायरल कार्बन, या 1 कायरल कार्बन हो सकता है, जैसे इसके अंदर रहा n बराबर 2 था, ठीक है। 4 भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल है ऐसा। एग्जाम्पल तुम करके देख सकते हो, n बराबर इवन के लिए एग्जाम्पल करके देख सकते हो, जैसे कि CHO, CHOH, 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 CHOH और यहाँ पर CHO। तो ये सिमेट्रिकल की कंडीशन है। यहाँ पर आप देखो, अगर इसको डिवाइड करो 1 2 3 4 कायरल कार्बन, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं यहाँ पर, n = 4। तो हम इसको परफेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ से बाइसेक्ट कर सकते हैं, यानी दोनों हाफ पार्ट में डिवाइड भी है, यानी सिमेट्रिकल कंपाउंड है ना ये पूरा का पूरा। तो इस सिमेट्रिकल कंपाउंड में 4 स्टीरियोजेनिक सेंटर या फिर कायरल कार्बन भी हैं। तो इसके अंदर सेम एग्जांपल है ये, उसी तरीके से हम निकाल सकते हैं कितने ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे, कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स
कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिलहाल हम समझते हैं कि n बराबर ओड कंडीशन के लिए एग्जांपल, जैसे कि ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। CHO बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है, CHOH 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 और यहाँ पर CHO। ठीक है, नेट दिसंबर में अभी एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो नेट दिसंबर 2025 दिसंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IITs जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखते हैं कि इसके अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर स्टीरियोजेनिक सेंटर काउंट करो, 1 2 3। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर और कायरल कार्बन कितने हैं, 3। यहाँ पर तो कायरल कार्बन ही है, एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम है, स्टीरियो आइसोमर्स निकलवा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम ही रही होगी। तो n ओड है तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n/2 -1 n-1/2 प्लस 2 की पावर n-1/2। यहां हमको दिखाई दे रहा होगा कि सर यहां पर तो 2 की पावर n-1/2 और 2 की पावर n-1/2 हम इनको काट सकते हैं। हम इनको काट क्यों नहीं रहे हैं, हम अलग अलग लिख क्यों रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वाला पार्ट जो है हमको ऑप्टिकली एक्टिव दिखाएगा और ये वाला पार्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर स्टीरियो आइसोमर्स हमसे पूछा जा रहा है तब तो हम ऐसा कर सकते हैं, सिर्फ अगर स्टीरियो आइसोमर्स निकालने को आ गया तब तो सीधे निकाल दो 2 की पावर n-1। इसको करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन वो एग्जाम में पूछता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं। इसलिए इस फॉर्मूले को अगर ध्यान रखना है तो पूरा ही ध्यान रखो कि 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2 प्लस 2 की पावर n-1/2, क्योंकि ये वाला पार्ट हमें क्या दिखा रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितने बनेंगे और ऑप्टिकली इनएक्टिव या फिर मीजो कंपाउंड कितने बनेंगे। ऑप्टिकली इनएक्टिव में कौन आते हैं, मीजोफॉर्म या फिर मीजो कंपाउंड। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर्स में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव पूछता है वो ज़्यादातर, तो हम इसमें डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो हमें इसको ऐसे ही ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमें ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव निकालने के लिए आसानी हो। ठीक है, तो निकालते हैं 2 की पावर n-1/2 प्लस 2 की पावर n-1/2 इज इक्वल टू, तो ये वाला पार्ट था हमारा ऑप्टिकली एक्टिव और ये वाला पार्ट था हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3। तो निकालते हैं 2 की पावर 3 -1 माइनस 2 की पावर 3 -1/2 प्लस 2 की पावर 3 -1/2 is equal to 3 - 1 is 2, 2 की पावर 2 is 4 प्लस 2 की पावर 3 - 1 2/2। ये वाला पार्ट एक साथ रखो, 3 - 1/2 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 2, सॉरी यहाँ पर माइनस था, 4 - 2 प्लस जितना ये आएगा 3 - 1/2 उतना ही ये आएगा। तो इसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिव कितने बने 2 प्लस और ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने बनेंगे 2। तो ये वाला पार्ट क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव और ये कितना बनेगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे यहाँ पर 4। ठीक है, इन 4 में से 2 हमारे क्या होंगे ऑप्टिकली एक्टिव और 2 क्या होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस तरीके से हमने ओड वाला एग्जाम्पल भी समझा और हमने इवन वाले एग्जाम्पल भी समझे कि कैसे हम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम अब समझेंगे कि अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल हो, ये तो सिमेट्रिकल के एग्जाम्पल थे क्योंकि हम यहाँ से डिवाइड करके देख रहे थे, तो दोनों कंपाउंड मतलब कंपाउंड क्या हो रहा है सिमेट्रिकल, इस साइड से भी सेम है और इस साइड से भी सेम है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड सिमेट्रिकल था। अब कंपाउंड अगर अनसिमेट्रिकल हो तब के लिए कंडीशन क्या है उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ऐसे ही हम सिमेट्रिकल वाले अगर n ओड के लिए दिया हो तो n की वैल्यू 3 हो या 5 हो, कुछ भी अगर उसने दी हो, इवन 1 ही क्यों ना दी हो, तो उसके अंदर भी सेम फॉर्मूला लगाकर हम निकाल सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कितने बनेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने बनेंगे। तो देखते हैं अनसिमेट्रिकल के लिए कंडीशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 CH OH CH OH और यहाँ पर CHO, ये एग्जाम्पल दे दिया। इसको बाइसेक्ट करके देखो,
क्या ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है? नहीं है। CH सेम है, OH भी सेम है। ऐसे ही अगर हम दूसरे कार्बन पर जाएं तो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या है CHO, तो इसका मतलब ये कंपाउंड क्या है? अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल में सिंपल ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव नहीं देखते, सिंपल स्टीरियोआइसोमर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही। क्यों होगा ऑप्टिकली एक्टिव? क्योंकि हर कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप अटैच है और प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर स्टीरियो मतलब कोई सी भी सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होंगे, क्योंकि कंपाउंड ही जब सिमेट्रिकल नहीं है तो फिर कैसे सिमेट्री इसके अंदर हो सकती है? ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, तो इसके अंदर सिंपल हम क्या कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। सारे के सारे ही क्या रहे होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, जितने भी इसके अंदर निकल कर आएंगे। तो इसके अंदर स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं? 2। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी बनेगी? 2। तो n की वैल्यू अगर 2 है तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं? 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। और चारों के चारों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ठीक है, इसके अंदर चारों ही क्या रहे होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। तो इस तरीके से हम निकालते हैं कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। कोई भी एग्जाम्पल और अदर एग्जाम्पल दिए हों उसके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ, उसके निकाल लेना। जैसे कि CH3 CHOH 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 और यहाँ पर CHO। तो इसके निकाल सकते हो। सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि यहाँ पर CH3 आ गया, यहाँ पर CHO आ गया। तो इसका मतलब अनसिमेट्रिकल के लिए कंडीशन लगेगी। हिंट दे रहे हैं। स्टीरियो आइसोमर्स कितने निकल कर आएंगे? 2 की पावर n। ऐसे ही और अदर एग्जाम्पल जैसे कि CHO CHOH 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 और यहाँ पर CH2OH। सेम इसी के जैसा ही है। इसके अंदर भी CHO और CH2OH ग्रुप हैं, तो अलग अलग ग्रुप हैं। ठीक है, ऐसे ही और एग्जाम्पल कर सकते हो। CHO CHOH और यहाँ पर CHO। ये खुद से करके देख सकते हो। एक कायरल सेंटर है इसके अंदर, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर, इसके अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हो। और हाँ, इसके अंदर देखो सिमेट्रिकल है। इस कार्बन के अराउंड CHO और CHO यानी कंपाउंड क्या है हमारा? सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल के अंदर कौन सी कंडीशन लग सकती है? n इज इक्वल टू ओड हो सकता है, इवन हो सकता है। ओड के लिए क्या होना चाहिए? 1 3 5 एंड सो ऑन। और इवन के लिए 2 हो सकता है, कार्बन 4 या फिर 6 एटसेट्रा, इस तरीके से। तो ओड की कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे 1 कायरल सेंटर है, तो इसके अंदर हम जो ऑप्टिकली एक्टिव या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म निकालेंगे वो किससे निकालेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू दिस। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे कि ग्लूकोज फ्रक्टोज। उसके अंदर पूछ लेता है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो उसके अंदर भी हम निकालना सीखेंगे। देखिए, ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसके अंदर निकालते हैं। देखिए, सपोज ग्लूकोज का एग्जांपल दे दिया। CHO CHOH COH H COH H COH H और यहाँ पर CH2OH। ये क्या है? ग्लूकोज। डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, अगर ग्लूकोज के अंदर पूछा जाए कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, तो कैसे देखेंगे? तो इसके अंदर सबसे पहले क्या देख लेंगे हम? स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं इसके अंदर? देखिए, कायरल कार्बन कैलकुलेट कर लो। 1 2 3 4। तो इसके अंदर टोटल स्टीरियोजेनिक सेंटर या फिर कायरल कार्बन कितने हैं? 4। क्या ग्लूकोज सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है? ये चेक करने की बात है। क्या ये सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है? कैसे सिमेट्रिकल होगा? देखिए, अगर हम इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर देखें तो ये H क्या OH को यहाँ से अगर हम इसके अंदर सिमेट्री डालें, क्योंकि 3 कार्बन ऊपर 3 कार्बन नीचे, तभी तो सिमेट्री बनेगी ना। तो यहाँ पर H OH को ही रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। दूसरा यहाँ पर CHO आ गया और यहाँ पर CH2OH आ गया। तो कैसे सिमेट्रिकल होंगे? तो
तो ये कंपाउंड क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो इसका मतलब स्टीरियो आइसोमर्स कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n फॉर्मूला यूज करके। तो 2 की पावर n, 2 की पावर n, तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 मीन्स 32। तो टोटल 2 की पावर 4, 2 and 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इन ग्लूकोज कितने होते हैं, 16 या फिर 16। ठीक है, ऐसे ही अगर हम किसकी बात करें, फ्रक्टोज की, फ्रक्टोज में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। सिमिलर है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स हैं, लेकिन इसके अंदर एटम टू एटम कनेक्टिविटी क्या होती है, डिफरेंट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं। देखिए एग्जांपल, इसकी स्ट्रक्चर देख के समझ आएगा। देखिए इसकी स्ट्रक्चर बनती है CH2OH, CO, CHOH, यहाँ पर COH, H, COH, H, CH2OH। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, बस दोनों की स्ट्रक्चर अलग है। इसके अंदर कीटो ग्रुप आता है, इसके अंदर कौन सा है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसके अंदर जो कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, देखो ये ग्रुप सेम है, CH2OH, CHOH, CHOH, यहाँ तक कंपाउंड सेम है, यहाँ तक भी सेम है, लेकिन इसके अंदर ये जो H है, दोनों के दोनों H वो अटैच हैं इस कार्बन के साथ। अगर हम इसके अंदर दोनों H ऐड कर दें तो ये क्या बनेगा, CH2OH। लेकिन यहाँ पर अगर हम 2 H कम कर दें तो ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा, CO। तो इसका मतलब इसके दोनों एटम में हाइड्रोजन की जो कनेक्टिविटी है यहाँ पर दोनों में क्या दिखाई दे रही है, डिफरेंट दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये दोनों एग्जाम्पल जो है ये फंक्शनल आइसोमर है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में जाएंगे। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ठीक है, या फिर फंक्शनल आइसोमर्स, उसके अंदर भी कैटेगरी होती है ना, तो ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। तो इसके अंदर हम निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे। तो इसके अंदर कायरल कार्बन कितने हैं, 3, एक कायरल कार्बन ये, एक कायरल कार्बन ये, चारों डिफरेंट ग्रुप ही कायरल कार्बन होते हैं। तो इसके अंदर 1, 2, 3, तो 3 कायरल कार्बन है। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू कितने बनेगा, 3। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल भी नहीं था, अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कैसे होगा, एक इसमें ऊपर की साइड क्या रहा है, CO, क्या नीचे की साइड इसको रिफ्लेक्ट करेगा, कहीं से नहीं करेगा। तो CH2OH को तो कर सकता है, लेकिन CO तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो इसके अंदर टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, 8। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता भी है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट कीजिए या फिर कितने होंगे। 4 ऑप्शन दे देगा, 2, 4, 16 समथिंग करके। तो उसके अंदर कौन सा आंसर सही है, ग्लूकोज के कितने रहेंगे टोटल स्टीरियो आइसोमर 16 और इसके कितने रहेंगे 8। ठीक है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, धन्यवाद।